एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। स्वागत आप सबका केमिस्ट्री की दुनिया में। मैं दयानंद यादव। आप लोग देख रहे हैं आयनिक साम्य। फिजिकल केमिस्ट्री का ये एक बेहद शानदार टॉपिक है और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक माना जाता है वो आयनिक साम्य ही है। लेकिन क्योंकि आप लोग मेरे साथ हो तो आप लोगों को ये टॉपिक कभी भी खराब या आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा, आप लोगों को बहुत सरल लगने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण पढ़ रहे थे पिछली बार। आज हम लोग एक विशिष्ट विलयन की बात करेंगे और इस विलयन का नाम होता है बफर विलयन या प्रतिरोधक विलयन। आप लोग जानते हो कि बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं या खासकर नीट वाले लोग जानते होंगे, बच्चे जानते होंगे कि ज़्यादातर जैविक अभिक्रियाएं एक निश्चित पीएच पर होती है। यदि पीएच बिगड़ जाए तो सारा काम बिगड़ जाता है। हमारे शरीर पे देख लीजिए, हमारी शरीर में कई बार एसिडिटी हो जाती है तो हम इनो पी लेते हैं या फिर हम कोई ऐसी चीज़ पी लेते हैं बेसिक वाली। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में एसिडिटी होने का मतलब है कि HCl स्टोमक में ज़्यादा रिलीज हो गया है और पीएच इम्बैलेंस हो गई है। जैसे ही पीएच इम्बैलेंस होती है तो भूख कम हो जाती है, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, शरीर की सारी क्रियाएं बिगड़ जाती है। तो सच में क्या है, शरीर में जो एंजाइम हैं वो एक निश्चित पीएच पे काम करते हैं। यदि पीएच बिगड़ गई तो उनकी एफिशिएंसी खराब हो जाती है, पाचन तंत्र खराब हो जाता है, सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो पता है हमारे शरीर में प्रकृति ने एक बफर विलयन, एक प्रतिरोधक विलयन भर रखा है और वो है प्लाज्मा, हमारे ब्लड में, हमारे खून में। और उनमें कार्बोनेट बाइकार्बोनेट एक सिस्टम पाया जाता है। तो पता है हम आज यही सीखने वाले हैं कि वास्तव में बफर या प्रतिरोधक विलयन क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं और ये कैसे काम करते हैं, इनकी पीएच की गणना कैसे करनी है और एग्जाम में क्वेश्चन में हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये बफर विलयन पर आधारित क्वेश्चन है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं आज के इस शानदार जबरदस्त और गजब के टॉपिक को। तो हमारा टॉपिक है बफर विलयन और बफर विलयन को प्यार से आप लोग प्रतिरोधक विलयन भी कह सकते हो। प्रतिरोधक विलयन। तो प्यारे बच्चों, नाम से ही लग रहा है प्रतिरोध कर रहा है। ये किसका प्रतिरोध कर रहा है? प्रतिशोध नहीं है, ये प्रतिरोध। ये विरोध कर रहा है किसी का। किसका विरोध करता है? पीएच में परिवर्तन का। तो ये वो विलयन है, वे विलयन जो सूक्ष्म मात्रा में प्रबल अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच में कोई सार्थक परिवर्तन ये परिवर्तन प्रदर्शित नहीं करते। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए। इसे क्या लिखा मैंने कि यदि एक विलयन है, एक कटोरे में आपने बफर विलयन, प्रतिरोधक विलयन भर रखा है और इसकी पीएच जो है वो 6.7 है, तो पता है आप इसमें कुछ बूंदें प्रबल अम्ल की मिला दीजिए। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, तो प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत मिलाइए तो इसकी पीएच जो रिजल्टेंट मतलब फाइनल होगी वो 6.7 प्लस माइनस 0.05, इतनी सी बदलती, बहुत कम बदलती है। इसका मतलब वो विलयन जो पीएच को परिवर्तित नहीं होने देते। अब ये ऐसा कैसे होने देते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि इन सभी विलयनों में क्या होता है? H धनायन तथा OH ऋणायन को उदासीन करने की क्षमता होती है। तभी तो, क्योंकि आप लोग जानते हो पीएच किस पर निर्भर करती है? पीएच या पीओएच का मतलब ही है H धनायन तथा OH ऋणायन की सांद्रता। तो इन सभी विलयन में H धनायन तथा OH ऋणायन को न्यूट्रलाइज करने की, उदासीन करने की क्षमताएं होती है। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग ये कह सकते हो बफर जो है वैसे जनरली 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अम्लीय, एक होते हैं क्षारीय,
एक होते हैं उदासीन। 3 प्रकार के ये होते हैं प्यारे बच्चों, उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बफर लेके समझाऊंगा, अम्लीय बफर, क्योंकि जब तक मैं एग्जाम्पल लेके नहीं समझाऊंगा तो मज़ा नहीं आ रहा होगा, है ना। आप लोगों को फील नहीं आएगी कि यार आप लोग कहोगे यार ये बातें बातें करे जा रहा है, ऐसा कौन सा बफर हो गया। यदि आप H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलाओगे, मतलब प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार मिलाओगे, तो pH तो बदलेगी ना। क्यों नहीं बदलेगी, ये कैसे प्रतिरोध करता है। तो देखिए एक उदाहरण से समझते हैं। पहली बात, आप लोग अम्लीय बफर को कैसे समझोगे, किसी विलयन को हम बफर कब कहेंगे या अम्लीय बफर कब कहेंगे विशिष्ट रूप से, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, तो विशिष्ट रूप से उसे अम्लीय बफर कब कहेंगे। अम्लीय बफर क्या होता है, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल मतलब वीक एसिड तथा इसका प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ लवण। ध्यान से पढ़िएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे 2 पदार्थ मिल रहे होंगे, एक पदार्थ है दुर्बल अम्ल और दूसरा पदार्थ क्या है, उसी अम्ल का लवण, किसके साथ, प्रबल क्षार के साथ। इसका जो मिश्रण होता है, ये जो मिश्रण है, इसी मिश्रण को प्यार से हम अम्लीय बफर कहते हैं। ये कैसे बनता है, तो ध्यान से देखोगे तो ऐसा मानो, देखो एग्जाम में, पता मैं जो सिखा रहा हूँ ना, यही चीज़ एग्जाम में सबसे ज़्यादा काम आएगी। एग्जाम में कोई बताएगा नहीं आके बोले बेटा ये वाला बफर है और ये वाला लवण है, तो इसमें लवण वाली pH का सूत्र लगा दे, इसमें बफर का सूत्र लगा दे। एग्जाम में कोई नहीं बताएगा, हमें खुद आइडेंटिफाई करना पड़ता है ना। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो एक पात्र में एक दुर्बल अम्ल वीक एसिड भर रखा है और ऊपर से इसमें कुछ मात्रा में एक प्रबल क्षार मिला रहे हैं। यदि ये आधिक्य में हो, यदि ये क्या हो, आधिक्य में हो, तो फिर इसका जो भी रिजल्ट होगा वो अम्लीय बफर होगा। ये मेरे से लिखवा लो, ये पक्का होगा। अब ये कोई ट्रिक नहीं है, लोग कह देते हैं सुपर इजी ट्रिक और ये तूफानी ट्रिक, धूम ट्रिक, फलाना ट्रिक, ये कोई ट्रिक नहीं है। यदि किसी भी क्वेश्चन में आप लोग देखो कि अम्लीय एक दुर्बल अम्ल में प्रबल क्षार मिलाया गया लेकिन दुर्बल अम्ल आधिक्य में था, तो रिजल्ट हमेशा अम्लीय बफर होगा। कैसे होगा, एक एग्जांपल करते हैं। एक HCN आप लोग जानते हैं एक दुर्बल अम्ल है और एक NaOH एक प्रबल क्षार है। मैंने अभिक्रिया करवाई, हम जानते हैं इस अभिक्रिया से NaCN तथा जल का निर्माण होगा। तो आप लोगों को ये कहा जाता कि T बराबर 0 पे इसकी 0.1 m मोलरता थी और 100 ml इसके आयतन था। इसकी 0.1 m मोलरता थी, 20 ml इसका आयतन था। शुरुआत में उत्पाद नहीं थे। बताओ अंतिम स्थिति में क्या होगा, तो हम जानते हैं इस अभिक्रिया में पूर्ण उदासीनीकरण होगा। T फाइनल पे क्या होगा, तो आप देख रहे हो दूर से दिख रहा है 100 गुणा 0.1 मतलब वॉल्यूम गुणा मोलरता हमें देता है मोल। तो यदि आयतन क्या हो मिलीलीटर में, तो मोल किस में मिलेगी, मिलीमोल। तो 100 गुणा 0.1 मतलब इसका रिजल्ट है 10 मिलीमोल, इसका रिजल्ट है 2 मिलीमोल। तो 10 में से 2 क्रिया कर गए तो कितने बचे, 10 में से 2 क्रिया कर गए तो 8 मिलीमोल बच गए। मिली क्योंकि मिलीलीटर ले रहे हैं आप लोग, यहाँ पर 2 के 2 मतलब यहाँ कितने मिलीमोल बचे, 0 मिलीमोल। यहाँ पे कितने बने, 20 मिलीमोल। और इस पानी को नेगलेक्ट कर दो। तो देखो प्यार से, यदि अंतिम स्थिति में देखो आप लोग, तो अंतिम स्थिति में दुर्बल अम्ल के 8 मोल हैं, प्रबल क्षार 0 हो गया है, जबकि इस दुर्बल अम्ल का लवण प्रबल क्षार के साथ 20 मिलीमोल है। बताओ ये जो अंतिम स्थिति है, क्या ये दुर्बल अम्ल तथा इसी का सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस है या नहीं है? हाँ कि ना बता दो जल्दी, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो प्यारे बच्चों आप लोग देख रहे होंगे ये वास्तव में क्या है, एक दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ लवण भी है, इसमें लवण भी है 20 मिलीमोल और अम्ल भी है 8 मिलीमोल। तो इसका मतलब पहचानना कैसे है, जब भी किसी दुर्बल अम्ल का अपूर्ण उदासीनीकरण हुआ हो
तो बफर बनेगा, क्योंकि इसमें लवण भी होगा और वो खुद भी होगा। दूसरा तरीका, यदि दुर्बल अम्ल आधिक्य में हो और उसमें कुछ मात्रा प्रबल क्षार की मिलाई जाए तो कुछ मात्रा उदासीन होकर लवण में परिवर्तित हो जाएगी, बचा हुआ दुर्बल अम्ल होगा। तो इस तरह के विलयन क्या होंगे, अम्लीय बफर होंगे। पहचान तो जाओगे ये काम कैसे करते हैं, ये पीएच को प्रतिरोध कैसे करते हैं। तो देखते हैं इनका फंक्शन। एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें प्यारे बच्चों, ताकि आप लोग नोट कर सके, कॉपी में नोट्स बना सकें अच्छे वाले, मस्त वाले। तो चलिए फंक्शन पे बात करें तो हमें एक बात समझ में आई कि अम्लीय बफर में HCN भी था और साइनाइड भी था। तो HCN तथा साइनाइड दो पे ही फोकस करिए, सोडियम आयन पे फोकस मत करिए, वाटर पे फोकस मत करिए, क्योंकि सोडियम एक प्रबल क्षार का दुर्बल, अति दुर्बल संयुग्मी अम्ल है। ये कभी भी किसी अभिक्रिया में कोई भाग नहीं लेगा, यह आवारा है, ऐसे ही घूमेगा। और पानी तो पहले पानी का ही विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन है। इन दो पे फोकस करिए। तो हम लोग बात करेंगे कि ये फंक्शन कैसे करता है, इसकी क्रिया विधि क्या है, ये कैसे प्रतिरोध कर लेता है, इसमें से क्षमता आई कैसे। तो सबसे पहले एक प्रबल अम्ल मिलाइए। प्रबल अम्ल मिलाने पर पता है क्या है, आप लोगों ने एक नियम पढ़ा होगा, ला सेटेलियर का नियम, ली सेटेलियर प्रिंसिपल। और इस अभिक्रिया में आप लोग जानते हो कि साइनाइड आयन तथा HCN के मध्य एक आयनिक साम्य उपस्थित है। ला सेटेलियर के नियम के अनुसार, ली सेटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इन दोनों का साम्य बना रहता है। आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ते हो कि जो कर्व आता है वो कुछ ऐसा आता है, मतलब डेल्टा जी जो है मिनिमम कहाँ होती है, ये है साम्य अवस्था, और यहाँ डेल्टा जी जो है वो 0 होती है। तो चाहे आप इस स्टेप को यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, कहीं ले जाओ, इसका फाइनल डेस्टिनेशन यही है। मतलब प्रत्येक अभिक्रिया ला सेटेलियर के नियमानुसार हमेशा साम्य बनाए रखना चाहती है। यदि आप बाहर से कोई परिवर्तन करोगे तो वो उसका विरोध करती है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाके अपने साम्य को दोबारा बना लेती है। सेम हियर, जब आप एक प्रबल अम्ल मिलाते हो तो साइनाइड आयन उस प्रबल अम्ल के H धनायन के साथ जुड़ के HCN में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि HCN एक दुर्बल अम्ल है, इसका आयोनाइजेशन इसमें पहले से ही साम्य में है, तो ये साम्य मेंटेन रहता है। क्योंकि नए H पॉजिटिव जो आए थे उनमें से ज़्यादातर क्या हो गए, कंज्यूम होकर एक दुर्बल अम्ल में परिवर्तित हो गए। इसका मतलब पीएच में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ही यदि आप लोग एक प्रबल क्षार मिलाते हो, प्रबल क्षार मिलाने पर क्या होगा, तो एक प्रबल क्षार यदि आप लोग मिलाते हो तो ये दुर्बल अम्ल उसके साथ क्रिया करके जल बना देता है। जल ही जीवन है और यहाँ जल बनने से पीएच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो उवच जो कि पीएच को प्रभावित करते उन्हें इसने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। तो कुल मिला के चाहे आप प्रबल अम्ल मिला लो चाहे प्रबल क्षार मिला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पीएच की गणना कैसे करेंगे इस वाले बफर के लिए, तो आगे हम बात करते हैं पीएच की गणना कैसे की जाएगी। तो पीएच की गणना करने के लिए, क्योंकि ये किसका साम्य है, दुर्बल अम्ल का, तो दुर्बल अम्ल का हम लोग जानते हैं साम्य कैसे होता है, HCN परिवर्तित हो रहा है H पॉजिटिव साइनाइड आयन में। अब इसके लिए यदि आप लोग क्या लिखोगे, साम्य गुणांक, साम्य स्थिरांक लिखोगे, तो आप लोग लिखोगे H धनायन साइनाइड आयन डिवाइडेड बाई HCN की मोलर सांद्रता। हमें तो पीएच निकालनी है, पता है पूरे आयनिक साम्य में हम हर जगह अप्रोक्सिएशन करते हैं, मतलब लगभग मान निकालते हैं। एक्यूरेट वैल्यूज कभी नहीं निकाली जाती और न ही उनकी ज़रूरत होती है। तो लगभग मान निकालने के लिए हम यहाँ से H धनायन की सांद्रता निकाल लेते हैं। H धनायन की सांद्रता किसके बराबर होगी, Ka के बराबर, Ka गुणा HCN की मोलर सांद्रता बटा साइनाइड की मोलर सांद्रता। पीएच मतलब ऋणात्मक लोग, तो इस पूरी इक्वेशन में क्या करिए, ऋणात्मक लोग ले लीजिए। H धनायन का ले लिया इधर आपने ऋणात्मक लोग ले लिया किसका, Ka का, फिर आपने ऋणात्मक लोग ले लिया HCN की मोलर सांद्रता का, फिर आपने ऋणात्मक लोग ले लिया किसका, ऋणात्मक लोग ले लिया साइनाइड आयन का। अब आप लोग क्या करिए प्यारे बच्चों, इस नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, P ऑफ H। P ऑफ H मतलब
H धनायन का ऋणात्मक लघु गुणक। माइनस log ऑफ Ka को हम प्यार से क्या बोलते हैं, P ऑफ Ka, pKa। और ये जो है इसे यहाँ पे सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ माइनस, मैं ब्रैकेट लगा के लिख देता हूँ माइनस log HCN की मोलर सांद्रता बट्टा माइनस log साइनाइड की सांद्रता, तो डिवाइडेड बाय माइनस log साइनाइड की सांद्रता। अब यदि आप लोग log के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि log x अपॉन y, log x अपॉन y का मतलब होता है log x माइनस log y। ठीक, तो इसे मैं ऐसे ही लिखूं तो मैं लिखूंगा पी एच बराबर पी के ए, ब्रैकेट में प्लस लगा दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखिए माइनस log एच सी एन, थोड़ा छोटे छोटे लिख रहा हूँ शायद आपको कम दिखे थोड़ा, तो माइनस फिर से आप लिखिए माइनस log साइनाइड, क्योंकि ये y जो नीचे था ये कहाँ आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आप लोग लिखेंगे पी एच बराबर पी के ए प्लस, अब यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस log एच सी एन प्लस log सी एन, तो मैं लिखूँगा log सी एन नेगेटिव डिवाइडेड बाई, आप लोग लिख सकते हो क्या, एच सी एन। वैसे इतना करने की ज़रूरत भी नहीं थी, सीधा भी सोच सकते थे कि हाँ ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, माइनस बाहर कॉमन लेते तब भी एक ही बात थी। तो कुल मिला के आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इस ब्रैकेट को यहाँ से हटा दीजिए, यही इसके पी एच का फॉर्मूला आ गया है प्यारे बच्चों। पता है क्या है, साइनाइड मतलब क्या है, सॉल्ट, और HCl मतलब क्या है, अम्ल। तो हम पता है सीधे शब्दों में ऐसे लिखते हैं, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख रहा हूँ पी एच बराबर पी के ए प्लस log लवण की मोलर सांद्रता बट्टा अम्ल की मोलर सांद्रता, इसे हेंडरसन इक्वेशन कहते हैं। तो ऐसे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसकी पीएच की गणना कर लेते हैं। जैसा अम्लीय बफर था वैसा ही क्षारीय बफर होता है। डिफरेंस क्या होगा, वहाँ पे दुर्बल क्षार होगा जो आधिक्य में होगा, और हम उसमें कुछ मात्रा में प्रबल अम्ल मिलाएंगे। तो एक इसका छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं और क्षारीय बफर का एनालिसिस कर लेते हैं फटाफट सटासट से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात कर लेते हैं क्षारीय बफर। क्षारीय बफर या प्रतिरोधक विलयन, इनमें क्या माजरा होगा, इनमें आप लोग एक दुर्बल क्षार को आधिक्य में रखोगे, इसको किस में रखोगे, आधिक्य में रखोगे, और ऊपर से आप लोग इसमें एक प्रबल अम्ल मिलाओगे जो कि कम मात्रा में होगा, जो कि हमेशा लिमिटिंग अमाउंट में होगा। तो इसमें क्या होगा, दुर्बल क्षार बच जाएगा, और इसके अलावा इसका लवण बच जाएगा किसके साथ, विद स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब प्रबल अम्ल के साथ। एग्जाम्पल के लिए आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे NH4OH तथा NH4OH का HCl के साथ लवण, ऐसे ही C6H5NH3OH और साथ में ही C6H5NH3NO3, HNO3 के साथ एनिलीनियम आयन का सॉल्ट लवण। तो इसमें भी समान बात है, इसमें भी साम्य होता है। इसकी क्रिया विधि कैसी होगी, इसे यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। क्रिया विधि का मतलब है कि आप लोग यदि इसमें क्या मिलाते हो, यदि आप लोग इसमें प्रबल अम्ल मिलाते हो, प्रबल अम्ल मिलाते हो, तो प्रबल अम्ल मिलाने पर ये जो है क्या कर जाएगा, वीक बेस जो है वो इसके साथ लवण प्लस जल बना देगा। यदि आप लोग इसमें प्रबल क्षार मिलाते हो, इसमें क्या मिलाते हो, प्रबल क्षार मिलाने पर यदि प्रबल क्षार मिलाते हो तो ये फिर NH4 पॉजिटिव इन OH ऋणायन के साथ क्रिया करके, वही उसका जस्ट उल्टा सोच लीजिए बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। वही लासेटिलियर का लीचेटिलियर प्रिंसिपल लग रहा है कि ये सामने अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने देगा। अब इसके लिए POH निकालनी पड़ेगी आप लोगों को, पीएच नहीं निकलेगी। तो
तो पीओएच कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे NH4OH के आयनीकरण से, जिसमें NH4 पॉजिटिव तथा OH ऋणायन बनते हैं। अब इस अभिक्रिया के लिए सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए KB इक्वल्स टू NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव सांद्रता डिवाइडेड बाई NH4OH सांद्रता। क्या करिए, यहाँ से OH ऋणायन की सांद्रता निकाल लीजिए। OH ऋणायन की सांद्रता होगी KB, और फिर आप लोग लिख दीजिए यहाँ पे NH4OH की सांद्रता डिवाइडेड बाई NH4 नेगेटिव पॉजिटिव की सांद्रता। इस पूरे का ऋणात्मक लोग ले लीजिए, तो नेगेटिव लोग ऑफ OH नेगेटिव इक्वल्स टू नेगेटिव लोग ऑफ KB नेगेटिव लोग ऑफ NH4OH, एंड यहाँ नीचे x अपॉन वाई है ना, तो यहाँ पे जस्ट नीचे आप लोग लिख सकते हैं माइनस लोग ऑफ NH4 पॉजिटिव। अब इस लोग को ऊपर ले जाइए, तो ये तो हो जाएगा अपना POH, ये हो जाएगा PKB, ये हो जाएगा नेगेटिव लोग NH4OH और माइनस लोग ऑफ NH4 पॉजिटिव। ये हो गया अपना प्लस, ये हो गया अपना प्लस माइनस माइनस, और ये रह गया माइनस। तो POH बराबर PKB। अब इसे क्या लिख दीजिए, सीधा प्लस, क्या लिख दीजिएगा, प्लस लोग NH4 पॉजिटिव माइनस लोग NH4OH। क्योंकि आप लोग जानते हो, यदि आप लोग लिखते हो लोग x माइनस लोग y, तो मैं इसे लिख सकता हूँ लोग x बट्टा y। तो इसे मैं लिख देता हूँ x बट्टा y के रूप में। तो POH बराबर PKB प्लस लोग x मतलब NH4 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई y मतलब NH4OH। मतलब कुल मिला के सीधी सी बात है, POH का जो सूत्र आया, यदि हम इसे यहाँ लिख दें सीधा सीधा, तो POH, ध्यान रखना ये POH है, एग्जाम में PH मत कर देना, PKB प्लस लोग, ऊपर क्या है भैया लवण, तो ऊपर लिख दीजिए लवण, और नीचे क्या लिख दीजिए क्षार, नीचे क्या लिख दीजिए क्षार। ये भी हेंडरसन इक्वेशन है। POH से pH कैसे निकालते हैं आप लोगों ने कभी ध्यान से देखा हो, तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ POH प्लस pH। रूम टेम्परेचर पे हमेशा किसी भी टेम्परेचर पे, यहाँ ये आ नहीं रहा है ना, थोड़ा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ PH प्लस POH किसी भी तापमान पर PKW के बराबर होता है। रूम टेम्परेचर पर PKW क्या होता है 14, इसीलिए 14 में से यदि POH माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा PH। एग्जाम में इस बात की ध्यान रखना, PH पूछिए तो PH ही बताना, हालांकि फॉर्मूले से POH आएगी। तो पहले बच्चों एक था अम्लीय बफर, एक था क्षारीय बफर। एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों का डेरिवेशन भी है, इसमें मैकेनिज्म भी है, एग्जाम्पल भी है, सब कुछ तो इसमें आ ही गया है। फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्तों, अभी आप लोगों का जो है वो बफर बाकी है। बफर कैपेसिटी क्या होती है, न्यूट्रल या उदासीन बफर क्या होते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, और इसमें पीएच में कोई परिवर्तन पूछे तो कैसे होगा, ग्राफ कैसे आएंगे, ऐसी हज़ारों लाखों बातें फिर करते रहेंगे। तो अगले लेक्चर के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगले लेक्चर में हम और डीप में और अंदर जाके गोता लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में फिर से। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।